बोर्ड पर देखना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। बेटा अब हम इंडियन इको का रिवाइज करना चालू करेंगे। हम इंडियन इको का रिवाइज करना चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 4, किसी को याद है चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है मेरे बच्चों? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चालू करेंगे बेटा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की आपसे बात करता हूं। सबसे पहले इसमें हमें एक वर्ड डिफाइन करना है, हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। किसकी डेफिनेशन आनी चाहिए? हमें डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा ह्यूमन रिसोर्स की। किसकी? सर ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? सर आपकी स्किल एंड एक्सपर्टीज। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स लोग नहीं है, लोगों को ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोल रहे, लोगों की जो काबिलियत है उसको ह्यूमन रिसोर्स बोल रहे हैं। तो आपको कोई पूछे ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो आप बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू एबिलिटीज, स्किल, एबिलिटीज, स्किल एंड एक्सपर्टीज of human beings of human beings to contribute to the process of value addition। आज अगर मेरे में इतनी स्किल है, मेरे में इतनी एक्सपर्टीज है कि हमारी कंट्री में जो ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा है मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊं, तो आप कहेंगे कि मैं मेरे में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है, या मैं क्या हूं? एक ह्यूमन रिसोर्स हूं। जैसे आज एक फार्मर में क्या एबिलिटी होती है? कल्टीवेशन करने की। डॉक्टर में क्या एबिलिटी होती है? डिजीजेस को क्योर करने की। इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है? ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स। बोलो आया। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपसे कोई पूछे यार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन है, इसका मतलब है हमारी कंट्री के लोगों की स्किल्स इंक्रीज होना, हमारे कंट्री के लोगों की एबिलिटी इंक्रीज होना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? हमारी कंट्री में मान लो पहले 100 डॉक्टर्स थे, वो बढ़ के 140 हो गए, तो आप बोलोगे 40 लोगों का क्या हुआ है? डॉक्टर्स का स्टॉक इंक्रीज हुआ है। इसको ही अपन बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो अब इसमें दो चीज समझना, इसमें दो अलग वर्ड हैं। पहले आप समझो ह्यूमन कैपिटल अलग होता है, ह्यूमन कैपिटल अलग होता है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अलग होता है। क्या सीखोगे आप? ह्यूमन कैपिटल अलग होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अलग होता है। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है? ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोगों की स्किल, लोगों की एक्सपर्टीज। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है? तो मैं आपको बोल रहा था ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं।
ह्यूमन कैपिटल क्या है? कंट्री में अभी कितने डॉक्टर्स हैं? 100 डॉक्टर हैं, 200 डॉक्टर हैं, 300 डॉक्टर हैं, अभी कितने इंजीनियर हैं? मतलब ह्यूमन कैपिटल मेजर होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप मेरे से ह्यूमन कैपिटल पूछोगे तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आप देखो, बोलोगे इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ skill and expertise of a nation. It refers to stock of skill and expertise of a nation at a given point of time. At a given point of time. ये होता है बेटा ह्यूमन कैपिटल। ये होता है बेटा ह्यूमन कैपिटल। बोलो आया कि नहीं आया? तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज, यानी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे देश में हैं। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें बढ़ाव होना, उसमें इंक्रीज होना, उसमें एडिशन होना, कि एक साल में कितने डॉक्टर्स बढ़ गए, एक साल में कितने इंजीनियर्स बढ़ गए, एक साल में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बढ़ गए। तो बेसिकली इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इट इज मेजर्ड ओवर अ period of time. It is measured over a period of time. तो आप बोलोगे it is the process of adding it is the process of adding to the stock of it is the process of adding to the stock of human capital. हम ऐड कर रहे हैं टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। बोलो आया कि नहीं आया? समझ में आती है बात? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन कैपिटल का, और एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स का। तो कितनी बातें हो गई? ह्यूमन रिसोर्स अलग कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन कैपिटल अलग कॉन्सेप्ट है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अलग कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। ह्यूमन रिसोर्स आपकी कैपेबिलिटी को बोल रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज हुआ, कि 100 से कितने डॉक्टर बढ़ गए, 100 से कितने इंजीनियर बढ़ गए, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। बोलो आया? एक होता है बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है सर, ह्यूमन डेवलपमेंट हम कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब होता है कि आप लाइफ में खुश हैं, आप लाइफ में हैप्पी हैं। देखो एक चीज समझो, ऐसे बोलते हैं, सुनना, 2 लाइन में है बस इसमें। आप बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इज द मीन्स टू एन एंड। इसका क्या मतलब है? सर, ह्यूमन कैपिटल एक रिसोर्स है। लोगों के अंदर जो क्या है, एबिलिटी है, वो एक रिसोर्स है, मीन्स है। और हमारा एंड टारगेट क्या होता है? प्रोडक्शन करना, यानी वैल्यू एडिशन करना। तो ह्यूमन कैपिटल वो रिसोर्स है जिससे प्रोडक्शन किया जाता है। समझ में आया? और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? अब आप प्रोडक्शन करोगे, लोगों को नौकरी मिलेगी, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो वे एक हैप्पी लाइफ लीड करेंगे। वो जो हैप्पी लाइफ वाली सिचुएशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं आज लाइफ में बहुत खुश हूं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, मां भी है मेरे पास, तो आप कहेंगे मेरा क्या हो गया? ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? आप क्या बोलोगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड रिजल्ट। क्यों? ह्यूमन कैपिटल से प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन से लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम से उन्होंने एक हैप्पी लाइफ लीड करी। तो एंड आउटकम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या?
याद रखना, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। इसका वैल्यू एडिशन के प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल में, किसमें? फिजिकल कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंसेस हैं? बहुत एक स्वीट एंड सिंपल वे में आपको लिख के देता हूं, बहुत एक स्वीट एंड सिंपल वे में आपको लिख के देता हूं, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। एक कॉलम बेसिस का बनाओ, एक कॉलम फिजिकल कैपिटल का बनाओ और एक कॉलम ह्यूमन कैपिटल का बनाओ। आती है बात समझ में? इधर देखो, अब बेसिस में सबसे पहला बेसिस तो आ जाएगा मीनिंग। बेसिस में सबसे पहला मीनिंग तो आ जाएगा, सबसे पहले तो मीनिंग देखो। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी, जिसको यूज करके क्या किया जाता है? प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल माने प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब। तो फिजिकल कैपिटल क्या बोलोगे? फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस मीन्स मतलब पहले आपने मशीनों को बनाया होगा, फिर उन्हीं मशीनों से आगे प्रोडक्शन क्या होगा? किसी ने मशीन बनाई होगी, उसी मशीन से तो आगे प्रोडक्शन हुआ होगा। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल तो हमने पढ़ा ही, अभी क्या था ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अच्छा, मेन 3-4 डिफरेंस याद रख लो। एक डिफरेंस याद रखो टेंजिबिलिटी का। जब फिजिकल कैपिटल आप देख सकते हो, टेंजिबल है, फिजिकली एग्जिस्ट करती है, इट इज टेंजिबल। ह्यूमन कैपिटल टेंजिबल थोड़ी है। मेरी स्किल दिख रही है क्या आपको? मेरी एक्सपर्टीज दिख रही है क्या? अरे वाह सर की क्या स्किल है, वाह वाह, हवा में तैर रही है, नहीं दिख रही ना। तो ये इनटेंजिबल, ये दिखाई नहीं देती, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। एक डिफरेंस याद रखो, सेपरेबिलिटी। फिजिकल कैपिटल को ओनर से सेपरेट कर सकते हैं। आज मेरी मशीन मेरे से दूर जा सकती है, मैंने अपनी मशीन इसको पकड़ा दी तो मालिक ये बन गया। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड, लेकिन ह्यूमन कैपिटल, मेरी स्किल आप मेरे से निकाल नहीं सकते। कोई इंजेक्शन थोड़ी कि मेरे से निकाल लोगे, खून थोड़ी है। अभी खून तो फिर भी आदमी के शरीर से निकाल सकते हैं, पर इंजेक्शन से आदमी की स्किल थोड़ी उसके शरीर से निकाल सकते हैं। काश निकाल सकते होते। तो मैं तो क्या करता, यहां पे एक छोटा सा इंजेक्शन लगाता, एक डिब्बी ब्लड निकालता, सबको एक एक बूंद दे देता, मैंने कहा चाट लो। सोचो तुम्हें सारी को आ गई, फिर तुम 8 दिन मजे करते, 19 तारीख को पेपर देते, जय श्री राम। होगा नहीं ना वो चीज, नहीं है ना। तो सेपरेबिलिटी समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सेपरेबल फ्रॉम ओनर है, ये सेपरेबल फ्रॉम ओनर है, ये नॉट सेपरेबल फ्रॉम ओनर है। ये सेपरेबल फ्रॉम ओनर है, ये नॉट सेपरेबल फ्रॉम ओनर है। एक डिफरेंस आप याद रखो मोबिलिटी का। सिर्फ फिजिकल कैपिटल ज्यादा मोबाइल होती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर उसे मूव कराना आसान होता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल लेस मोबाइल होती है। नेशनल एंड कल्चर डिफरेंसेस की वजह से ह्यूमन कैपिटल का मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट इज मोर मोबाइल, इट इज लेस मोबाइल ड्यू टू कल्चर डिफरेंसेस। यहां तक क्लियर है? अगला डिफरेंस आता है डेप्रिसिएशन का। सिर्फ फिजिकल कैपिटल का डेप्रिसिएशन आप अवॉइड नहीं कर सकते। आज वेयर एंड टेयर होगा, डेप्रिसिएशन होगा, कैन नॉट बी अवॉइडेड। ह्यूमन कैपिटल का डेप्रिसिएशन अवॉइड हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल का डेप्रिसिएशन होगा जब आप बूढ़े हो जाओगे, तो आप बीमार रहने लगोगे, तो बीमार रहने लगोगे तो उसको अच्छा इलाज कराओ।
मेरी स्किल आउटडेटेड हो जाएगी, स्किल आउटडेटेड हो जाएगी तो आप बंदे की ट्रेनिंग कराओ। तो ट्रेनिंग से और एजुकेशन से और हेल्थ से डेप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन बी अवॉइडेड। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? बोलिए यस और नो। तो अगर ये वाले डिफरेंसेस भी अगर आप याद करके चले जाते हो, एक मीनिंग याद कर लो, एक टेंजिबल है फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल टेंजिबल नहीं है। फिजिकल कैपिटल अपने ओनर से सेपरेबल है, ह्यूमन कैपिटल ओनर से सेपरेबल नहीं है। फिजिकल कैपिटल मोर मोबाइल होती है, ह्यूमन कैपिटल लेस मोबाइल होती है। फिजिकल कैपिटल का डेप्रिसिएशन अवॉइड नहीं हो सकता, ह्यूमन कैपिटल का डेप्रिसिएशन अवॉइड हो सकता है। कैसे अवॉइड हो सकता है? थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग, थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग एंड हेल्थ, थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग एंड हेल्थ। बोलिए आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द sources of what are the sources of human capital formation? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अचीव करने के सोर्सेस क्या हैं? अब सबसे पहला सोर्स बोलोगे कि बोले एजुकेशन पे खर्चा करो। किस पे खर्चा करो? बोले एजुकेशन पे खर्चा करो। बोले एजुकेशन पे खर्चा करने से क्या होता है? लोगों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। एजुकेशन पे खर्चा करने से क्या होता है? लोगों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। इसलिए एजुकेशन पे खर्चा करोगे तो उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और एक चीज समझना, एजुकेशन पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एजुकेशन पे जो खर्चा होता है उसके बेनिफिट उससे कहीं गुना ज्यादा होते हैं। तो याद रखना, benefits of education are greater than cost incurred on education। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा टूल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आप याद रखोगे, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखो भैया, अगर बंदा हेल्दी नहीं होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अगर आपको बंदे की प्रोडक्टिविटी मेंटेन करनी है तो आपको किस पे खर्चा करना पड़ेगा? हेल्थ। अब हेल्थ में एक तो आपको खर्चा करना है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन तो ये है कि बंदा बीमारी ना हो। प्रिवेंटिव मेडिसिन बोलती है कि आप लोगों का वैक्सीनेशन कराओ। एक होती है क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन ये होती है कि अगर कोई बीमार हो गया है तो उसका इलाज कराओ। इसका मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। एक होता है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब होता है लोगों को हेल्थ मेजर्स पे एजुकेट करना। इट मींस स्प्रेडिंग हेल्थ लिटरेसी, इट मींस स्प्रेडिंग हेल्थ लिटरेसी। और एक इसमें आता है हाइजीन, साफ सफाई एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन होता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर हो। ठीक है, ये सब हो गया। एक होता है आप एम्प्लॉयज की क्या कराओ? ट्रेनिंग कराओ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब इसमें आपको याद रखना है, ट्रेनिंग करने से अगेन क्या फायदा है? अगर आप किसी बंदे की क्या कराओगे? ट्रेनिंग कराओगे, तो अगेन उससे क्या इंप्रूव होगी? उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। अब इसमें मेन याद रखना है, ट्रेनिंग दो तरह की होती है। एक तो होता है कि हम एंटिटी के अंदर ही किसी एक्सपीरियंस बंदे के नीचे आपकी ट्रेनिंग कराएं, या फिर ऐसा होता है कि एक दूसरे लोकेशन पे भेज के, एक जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वहां बंदे को भेज के उसकी ट्रेनिंग कराएं। तो ट्रेनिंग दो तरह की है। कौन से तरह की ट्रेनिंग है? पहला बोलो, वर्कर्स में बी ट्रेंड, वर्कर्स में बी ट्रेंड, वर्कर्स में बी ट्रेंड विद इन एंटिटी, वर्कर्स में बी ट्रेंड विद इन एंटिटी अंडर सुपरविजन ऑफ, अंडर सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है ट्रेनिंग देने का? वर्कर में बी सेंट फॉर, वर्कर में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, वर्कर में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। अगला पॉइंट आता है स्टडी
प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। क्या आता है? स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो भी बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट हैं, वो क्या कोशिश कर रही हैं कि हमारे देश के जो अडल्ट्स हैं उनमें से भी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए ताकि उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि वर्कर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के। इसमें दो तरह के माइग्रेशन होते हैं, एक इंटरनल माइग्रेशन होता है, एक एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है। इंटरनल माइग्रेशन इज माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन इज माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू अ फॉरेन कंट्री। अगर आप इंडिया से फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो एक्सटर्नल माइग्रेशन है, और विलेज से टाउन जा रहे हो तो इंटरनल माइग्रेशन है। माइग्रेशन आदमी क्यों करता है? माइग्रेशन आदमी करता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज की। माइग्रेशन में भी अगेन आपको यह ध्यान रखना है कि माइग्रेशन में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सोचो क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी? सबसे ज्यादा तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस लगेगा। अच्छा, ट्रेवलिंग के अलावा नॉर्मली क्या होता है सिटीज में या फॉरेन कंट्रीज में? लिविंग एक्सपेंसेस, खाने रहने पीने के खर्चे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगेन जो गेन्स ऑफ माइग्रेशन है, क्या होता है माइग्रेशन का फायदा? कि माइग्रेशन करने से नॉर्मली ज्यादा सैलरी मिलती है, तो जो गेन्स ऑफ माइग्रेशन है वो नॉर्मली ग्रेटर देन क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन होते हैं। इसलिए माइग्रेशन करना भी काफी बेनिफिशियल है। एक है लास्ट, एक है लास्ट। क्या है लास्ट? लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। देखो, हमें दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो जॉब मार्केट के बारे में कि मार्केट में कहां कहां जॉब्स अवेलेबल है, और एक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि कहां कहां अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो आज जॉब मार्केट की इंफॉर्मेशन मिलती है नौकरी वाली वेबसाइट से, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की नॉलेज मिलती है करियर काउंसलिंग वगैरह कराने से। तो इसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लेकिन अगेन इसकी जो कॉस्ट है उससे ज्यादा इसके क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं। तो एक्सपेंडिचर इन इंफॉर्मेशन में दो चीजों की बात हो रही है। बोलो, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बोलो, आया नहीं आया? ये सारे मेजर्स हो गए जो हम किसके लिए ले सकते हैं? क्या अचीव करने के लिए ले सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अचीव करने के लिए ले सकते हैं। क्लियर है क्या? अब पेपर में अगला इशू आ सकता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने की सिग्निफिकेंस बताइए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के फायदे बताइए। क्या क्वेश्चन आ सकता है? सिग्निफिकेंस बताइए, फायदे बताइए। इसके सिग्निफिकेंस, किसके फायदे पूछेगा? ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की सिग्निफिकेंस अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे पहला तो आप ये बोलोगे, इट रिजल्ट्स इन चेंज इन इमोशनल, इट रिजल्ट्स इन चेंज इन इमोशनल एंड मटीरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। अब इमोशनल चेंज का क्या मतलब है? इमोशनल चेंज का मतलब है जब एक बंदा पढ़ा लिखा हो जाता है तो उसका ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड होता है। वो ये सोचता है कि मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। तो इमोशनल चेंज का मतलब है अ पर्सन एक्वायर्स
ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड कि मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। और मटेरियल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सोसाइटी के अंदर ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ज्यादा ट्रेन्ड वर्कर्स होते हैं। सोचो आप लोगों की एजुकेशन कराओगे तो इकोनॉमी में स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी और वो जाके गवर्नमेंट के जो ग्रोथ प्रोग्राम्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से लागू कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे इट मींस हायर नंबर ऑफ इट मींस हायर नंबर ऑफ skilled workers. It means higher number of skilled workers to implement plans of growth, to implement plans of growth। ठीक है। दूसरा, आपको ऑब्वियसली पता है कि अगर हम लोगों की एजुकेशन कराएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज देंगे तो इट विल रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल होती है मशीन। अब लॉजिकली सोचो, मशीन को एक स्किल्ड वर्कर ज्यादा अच्छे से चलाएगा, मशीन को एक स्किल्ड वर्कर ज्यादा अच्छे से चलाएगा या एक अनस्किल्ड वर्कर ज्यादा अच्छे से चलाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है मशीन को एक स्किल्ड वर्कर ज्यादा अच्छे से चलाएगा। तो आप क्या बोलोगे? कि भैया इससे प्रोडक्टिविटी आती है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? एक तो स्किल्ड वर्कर मशीन को ज्यादा अच्छे से चलाएगा, दूसरा एक एजुकेटेड बंदा होगा तो वो टेक्नोलॉजी लाएगा, इनोवेशन लाएगा, इन्वेंशन लाएगा, जिससे ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो आप बोलोगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू innovative skills, innovations, technology improvements, and inventions which are undercurrent of growth and development। बेटा इन्हीं चीजों की वजह से तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आती है। ये चीजें क्या हैं? अंडर करंट है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इससे एक और चीज आती है, हायर पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। सोचो कैसे। आज क्या होता है, लोगों जब एजुकेटेड हो जाते हैं, लोग जब क्या हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, तो उनको नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो लोग पहले घर पे बैठे थे अब उनको भी नौकरी मिल रही है। हायर पार्टिसिपेशन से मतलब है पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट, कि कितने लोगों को नौकरी मिल रही है। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होती है कि अगर देश में 100 लोग हैं तो 100 में से कितने लोगों को नौकरी मिल रही है। तो हायर पार्टिसिपेशन रेट होगी। क्यों? क्योंकि आप एजुकेट होने के बाद स्किल्ड होते हो और स्किल्ड बंदे को जॉब मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। तो क्या बोलोगे? इट इंक्रीजेस रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर फोर्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और सोचो इससे इक्वालिटी भी बढ़ेगी। सोचो इक्वालिटी कैसे बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, तो उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। तो जो लोग पहले गरीब थे उनके पास भी थोड़े थोड़े पैसे आने लग जाएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा और रिच और पुअर के बीच में गैप रिड्यूस हो जाएगा। बोलो आया? चलो। अच्छा, अब एक चीज है, अब दो इश्यूज हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, दो इश्यूज हैं, दोनों पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला तो इशू आता है, बोलो टॉपिक बोलो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप
cause and effect relationship, cause and effect relationship between human capital, cause and effect relationship between human capital and economic growth, cause and effect relationship between human capital and economic growth. बोले ह्यूमन कैपिटल में और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब समझो. तो देखो होता क्या है, समझना इसको. मैं चार्ट में समझा रहा हूं, इसी के आप पेपर में थ्योरी लिखाना. आज अगर हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है मतलब लोगों की स्किल बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा. पढ़े लिखे लोग मशीनों को ज्यादा अच्छे से चलाएंगे, इट रिजल्ट्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, इट रिजल्ट्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल यानी प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी का बेटर यूटिलाइजेशन होने से इट इंक्रीजेस क्या, प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. सोचो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ होगा. जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा आएगी. जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा आने से लोगों की इनकम बढ़ेगी. इट विल लीड टू हायर लेवल ऑफ इनकम. अब जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है, आज अमीर लोग पढ़ाई लिखाई पे खर्चा ज्यादा करते हैं गरीब के कंपैरिजन में, तो इट विल लीड टू हायर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन. हेल्थ पे भी ज्यादा खर्चा करेगा आदमी और एजुकेशन पे भी. और जब आदमी हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा करेगा तो अगेन इट विल रिजल्ट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो सोचो एक चेन क्रिएट हो गई. स्टार्ट भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे किया और खत्म भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे किया. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो फिजिकल कैपिटल बेटर यूटिलाइज होगी. वो यूटिलाइज होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी. जीडीपी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी. इनकम बढ़ेगी तो हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा बढ़ेगा. हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्चा बढ़ेगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा. एंड दिस साइकिल विल गो ऑन फॉर long period. This is also called chain effect of, ये टॉपिक एक और नाम से पेपर में आ सकता है, चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. बोलो समझ में आया नहीं आया? ये टॉपिक मेरे लिए एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है. अच्छा, अब एक इशू और आता है, प्रॉब्लम्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम करना चाहते हैं, पर जितना करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं. उसके रीजंस क्या हैं, इसको लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस करो. अगेन इसको समझो, अपनी लैंग्वेज में लिखकर आओ. ज्यादा थ्योरी के पीछे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है. इससे सबसे पहला फैक्टर है, देखो हमारी कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है. तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने से क्या होता है, आप बोलो. राइजिंग पॉपुलेशन reduces availability of resources, reduces availability of resources per person. लॉजिकली सोचो, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज उतने कम होंगे, और कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज जितने
कम होंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी उतना कम होगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की। ब्रेन ड्रेन में क्या होता है, हमारी कंट्री के जो एजुकेटेड और ट्रेन्ड पर्सन्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं टू द डेवलप्ड कंट्रीज। अब सोचो हाई कैलिबर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मेरे जैसे एजुकेशनिस्ट अगर इंडिया के बाहर चले गए तो हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी। ब्रेन ड्रेन मींस, ब्रेन ड्रेन मींस माइग्रेशन ऑफ educated and trained persons to foreign countries। अगर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड पर्सन्स फॉरेन कंट्रीज में चले गए तो आप बोलोगे क्या होगा, ब्रेन ड्रेन। दूसरी प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हमारी कंट्री की मैन पावर की प्लानिंग ठीक नहीं। ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि मैन पावर की सप्लाई ज्यादा है पर उस सप्लाई को हम डिमांड से मैच नहीं कर पा रहे। मतलब पढ़े लिखे लोग तो देश में ज्यादा आ रहे हैं, एजुकेटेड लोग तो ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उतनी जॉब्स जनरेट नहीं कर पा रही है। तो हमारी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल का वेस्टेज हो रहा है। तो इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ imbalance between supply and demand of labor. There is a imbalance between supply and demand of labor. और एक प्रॉब्लम और है, insufficient job training in प्राइमरी सेक्टर। बेटा देखो, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में तो लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है। कहां पे, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में तो लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन हमारे जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं उनको जितनी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उतनी ट्रेनिंग मिल नहीं पा रही है, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। तो प्रॉब्लम क्या है, आज भी जो फार्मिंग एक्टिविटीज है वो ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्निक्स को, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करके करी जा रही। और एक प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री में पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। सोचो आज आप लोग हो, आप लोग जयपुर के टॉप स्कूल्स में पढ़ते हो, ठीक है, आप सारे लोग जयपुर के टॉप स्कूल्स में पढ़ते हैं। पता है आप जैसे बच्चे कितने हैं, 5%, 10% बस। 90% बच्चे आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। यहाँ का लेवल ऑफ एजुकेशन इज एक्सट्रीमली पुअर। हम सिटीज में रहते हैं, हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तो अब लो एकेडमिक स्टैंडर्ड होने की वजह से जो ग्रेजुएट्स भी बन के निकलते हैं वो इतने एफिशिएंट वर्कर्स नहीं होते, जितनी स्किल्स उनमें होनी चाहिए वो नहीं होती है। अल्टीमेटली दे एंड अप गिविंग लो प्रोडक्टिविटी। तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स we have large army of half baked graduates, we have large army of half baked graduates with lower efficiency and productivity। बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है, यहां तक क्लियर है, बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है। अब एक टॉपिक और आपको यह आना चाहिए, सर ये प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया हो गई, चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज हो गए। मतलब बहुत जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो अगर आप देखोगे तो इन पेजेस के अंदर अभी तक हमने कवर किया है। और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट समरी नोट बना रहा हूं। ये वो समरी नोट नहीं है जो बुक के पीछे एक पेज के होते हैं, जो पढ़े नहीं पढ़े बराबर होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर समरी नोट है,
कि कोई भी चैप्टर का क्विक रिवीजन अगर आपको करना हो तो आप कर पाओ। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और आपको बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। सर दोनों अलग बातें हैं। एजुकेशन होना और लिटरेसी होना दोनों अलग बातें हैं। सर इंडिया में बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो लिटरेट तो है बट एजुकेटेड नहीं है। देखो, आज एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने प्राइमरी एजुकेशन ली है, आपने सेकेंडरी एजुकेशन ली है, यानी आप कॉलेजेस में भी गए हैं, स्कूल्स में भी गए हैं, और आपने टर्शियरी एजुकेशन मतलब जो हायर एजुकेशन है वो भी ली है। प्राइमरी एजुकेशन हो गई, सेकेंडरी एजुकेशन हो गई। सेकेंडरी एजुकेशन कहां तक हो जाती है? 12th तक। और उसके बाद जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं वो टर्शियरी एजुकेशन होती है। एजुकेशन में क्या आता है? देखो, एजुकेशन का एक वाइड स्कोप है। अब सोचो, लिटरेसी मतलब क्या होता है? लिटरेसी सिंपली मींस एबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो एबिलिटी टू रीड एंड राइट तो आपको 5th क्लास पास करके भी आ जाएगी। एबिलिटी टू रीड एंड राइट तो 5th क्लास पास करके भी आ जाएगी। उसके लिए आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एजुकेशन की जरूरत थोड़ी ना है। तो इसका नैरो स्कोप है, इसका तो कवरेज इतना एरिया है। अरे यार, पढ़ना लिखना तो बिना स्कूल जाए भी आ सकता है, घर पे सिखा दिया किसी ने, उसमें क्या हो गया? क्या हो गया? तो याद रखना, ऑल एजुकेटेड आर लिटरेट। ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट। जो एजुकेटेड है वो लिटरेट तो है ही ना। अरे भाई, जो पढ़ा लिखा है उसको रीड एंड राइट तो करना आता ही है। एवरी एजुकेटेड इज अ लिटरेट, बट एवरी लिटरेट इज नॉट एन एजुकेटेड पर्सन। तो ये एक डिफरेंस है जो पेपर में आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। एक टॉपिक और आता है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। कंट्री में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में XYZ अच्छी एजुकेशन होने की क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, अच्छी एजुकेशन होने से देश में जो सिटीजन्स होते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एजुकेशन होगी तो कंट्री में डेवलप होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई, पढ़ा लिखा बंदा ही साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। एजुकेशन होगी तो बेटर यूज होगा ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। एजुकेशन होगी, एजुकेशन होगी तो इट प्रमोट्स एंड इंप्रूव्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन। कल्चरल स्टैंडर्ड होता है आप ज्यादा वेल मैनर्ड बनते हो, आप में एटिकेट्स आते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी, और ओवरऑल कंट्री में ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी। तो जीडीपी की ग्रोथ आएगी एंड डेवलपमेंट आएगी। तो आपसे कोई पूछे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। और उसके बाद वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन। बेटे पर क्या होना एक बार, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन। सर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री में जितना एजुकेशन का ग्रोथ या हमारी कंट्री में जितना एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी कंट्री में जितनी एजुकेशन की क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, या जितना एजुकेशन का क्या होना चाहिए,
डेवलपमेंट होना चाहिए, उतनी एजुकेशन का ग्रोथ या उतनी एजुकेशन का डेवलपमेंट अभी तक हमारी कंट्री में हुआ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, जितना एजुकेशन का ग्रोथ, जितना एजुकेशन का डेवलपमेंट हमारी कंट्री में होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। जरूरत है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे, मतलब जो एजुकेशन को डेवलप कराना है या इवन हेल्थ को भी डेवलप कराना है, इसको डेवलप कराना है, एजुकेशन को डेवलप कराना है, चाहे इवन हेल्थ को डेवलप कराना है, उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है? गवर्नमेंट की। बट वाई प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं डेवलपमेंट करा सकता? प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सेक्टर को क्यों नहीं डेवलप कर सकता? प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन को डेवलप क्यों नहीं कर सकता? गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की क्या नीड है? तो देखो, कई सारे रीजंस हैं, शॉर्ट में याद रखो। सबसे पहला, हेल्थ एंड एजुकेशन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की नीड है, और वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर? प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन को या हेल्थ को एज एन इन्वेस्टमेंट देखता है, एक्ट एज मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सोचो आज मैंने एक हॉस्पिटल बनाया, तो मैं तो ये देखूंगा कि मैंने हॉस्पिटल बनाने में इन्वेस्टमेंट करी है। मैं तो क्या देखूंगा? मैंने हॉस्पिटल बनाने में इन्वेस्टमेंट करी है। तो भैया, प्राइवेट इन्वेस्टर तो अगर हॉस्पिटल बनाने में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट को रिकवर भी करना चाहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस चार्ज करता है, जिससे पुअर पब्लिक सफर करती है। तो इसी से अगला पॉइंट आता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है? टू फैसिलिटेट अफोर्डेबिलिटी। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है? टू फैसिलिटेट अफोर्डेबिलिटी। आप बोलोगे पुअर कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइजेस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। अच्छा, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट एक और जगह जरूरी है, टू फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? कि सबको एक जैसी पढ़ाई मिले। अगर हेल्थ सर्विस मिले तो यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस मिले। आज ऐसा नहीं हो कि आज सोचो आप सब अलग अलग स्कूल्स के बच्चे यहां बैठे हो, इतने सारे, कम से कम 20-25 स्कूल के बच्चे यहां पे आते हैं, हमारे सेंटर पे आते हैं, पर सब लोग पढ़ाई तो सेम ही सिलेबस करते हैं। ऐसा थोड़ी है तुम्हारे बोर्ड्स में अलग आएगा और तुम्हारे बोर्ड्स में अलग आएगा, है क्या? ऐसा नहीं है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन किसने अचीव किया है? गवर्नमेंट ने अचीव किया है। बोलो आया। और एक और पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द हेल्थ एंड एजुकेशन आर द प्राइमरी राइट्स ऑफ सिटीजन, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, आप इसमें याद रखोगे। बोलो, इन 2009 कॉमा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन 2009 कॉमा इन 2009 कॉमा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया made education made education a fundamental right, made education a fundamental right for all children in the age group of for all children in the age group of 6 to 14 years by enacting the right of the right of children the right of children to and compulsory free कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये मेन है सर, इससे अलग से भी शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? कि गवर्नमेंट ने 2009 में एक एक्ट बनाया, एक्ट का नाम था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड
कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, और इसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हमारे देश में हैं उनके लिए एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। तो क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ताकि एजुकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन आ पाए, ताकि एजुकेशन में अफोर्डेबिलिटी आ पाए, प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन को एज एन इन्वेस्टमेंट देखता है और इन्वेस्टमेंट की रिकवरी के लिए ज्यादा पैसे चार्ज करता है। तो इन सब रीजंस को देखते हुए, इन सब रीजंस को देखते हुए एजुकेशन में ज्यादा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन करना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी। बोलो आया नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार, सबको क्लियर है? अच्छा, अब इसमें मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। ये करने के बाद दो टॉपिक्स हैं। एक तो बहुत सारा डेटा डेटा है एजुकेशन से रिलेटेड कि भाई गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे क्या खर्चा किया। इसमें ज्यादा डेटा मत लर्न करो, मतलब आपको सारा डेटा लर्न करना चाहिए, नहीं तो मेन जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं वो आप लर्न कर ले। उसके बाद एक और डेटा है एजुकेशनल अचीवमेंट्स का, उसमें भी जितना डेटा मैं आपको बता रहा हूं वो तो मिनिमम लर्न करना है, बाकी कुछ और आपको लर्न हो जाए तो कर लेना, वरना मत करना। फिर उसके बाद एक जो मेन टॉपिक है वो बचेगा, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। ठीक है, पहले पहले वन बाय वन बात करो, पन्ने मत पलटो, पेशेंस रखो, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, आओ टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसमें एक तो याद रखना कि हमारी कंट्री में एजुकेशन कमीशन बनी, उसका ईयर याद रखना कि बोले वो 1964 से 66 तक हमारे देश में काम करी है, और उसने बोला था कि गवर्नमेंट को कम से कम 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे स्पेंड करना पड़ेगा। एक आपको याद रखना है कि तपस मजुमदार कमेटी बनी, तपस मजुमदार कमेटी बनी, आपको याद रखना है तपस मजुमदार कमेटी ईयर 1999 में बनी, और उसने रिकमेंड किया कि ₹1.37 लाख करोड़ हमें एजुकेशन पे खर्च करने पड़ेंगे 6 से 14 साल के बच्चों को 100% एजुकेशन देने के। ठीक है, इसमें एक डेटा याद रखना है, सिर्फ जीडीपी वाला डेटा याद रख लो कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस पे ऑन एजुकेशन, वो इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? जो पहले 0.64% ऑफ जीडीपी था, वो आज की तारीख में इंक्रीज होके 4.13% ऑफ जीडीपी हो चुका है। क्लियर है? मेन ये बात याद रखो, और एक बात ये याद रखो कि जो गवर्नमेंट का एजुकेशन पे खर्चा है वो ये तो हमने ओवरऑल पढ़ा है, बट इट वेरीज स्टेट वाइज। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पर कैपिटा हिमाचल प्रदेश का है और लोएस्ट बिहार का। पर पर्सन अगर देखोगे तो हाईएस्ट इज हिमाचल प्रदेश, लोएस्ट इज बिहार। तो क्या याद रखोगे? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वेरीज स्टेट वाइज। हाईएस्ट कहां है? हाईएस्ट कहां है? हिमाचल में, और लोएस्ट कहां है? बिहार में। क्लियर है? एक तो ये एक डेटा, अब देखो ये तो मिनिमम डेटा आप कर सकते हो, कोई बहुत भारी डेटा नहीं है, मानते हो? कोई बहुत भारी डेटा नहीं है, मानते हो? अच्छा, और कौन सा एक डेटा है? इंडिया के एजुकेशनल अचीवमेंट्स का डेटा है। किसका डेटा है? इंडिया के एजुकेशनल अचीवमेंट्स का डेटा है।
अब यार मैं तो ये बोलूंगा छोड़ देना, सच बता रहा हूं, पेपर में आना जाना नहीं है। पता है होता क्या है, ज्यादातर इस तरह के डेटा पेपर में लिख के दे देता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, बट फिर भी खुदा ना खास्ता आ गया तो, खुदा ना खास्ता आ गया तो कुछ कुछ 2-3 डेटा याद कर लो। जैसे एक तो प्राइमरी स्कूल्स पहले कितने थे और अब कितने हैं। तो प्राइमरी स्कूल्स 1950-51 में 2.23 लाख थे, जो इंक्रीज होके 2015-16 में करीबन करीबन 12.70 लाख हो गए। एक कॉलेजेस का याद कर लो, वो भी थोड़ा जरूरी रहता है कि जो पहले सिर्फ 578 थे वो इंक्रीज होके 39071 हो गए। अभी इतना जल्दी याद होगा नहीं, मैं बोल तो रहा हूं कर लो। एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कोई भी एक लेवल के स्टूडेंट का डेटा याद कर लो। लाइक कि अगर आपको याद करना है कि प्राइमरी स्कूल में पहले कितने बच्चे थे, तो प्राइमरी स्कूल में जहां पहले 19.15 लाख स्टूडेंट थे, वो आज इंक्रीज होके 17 करोड़ हो गए। तो ये बहुत मैंने मिनिमलिस्टिक डेटा लिखा, मैं सच बता रहा हूं। फिर इसमें एडल्ट लिटरेसी रेट का डेटा है, प्राइमरी कंप्लीशन रेट का डेटा है, यूथ लिटरेसी रेट का डेटा है कि नहीं है बताओ। और भर भर के डेटा है 1990 का, 2000 का, 2011 का, 2017-18 का। ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं आएगा मैं बोल रहा हूं, ट्रस्ट में नहीं आएगा। जहां डेटा लर्न करने हैं मैंने खुद लिखे हैं, मना नहीं किया है मैंने क्यों मना करूंगा, आएंगे फिर क्या बोलेंगे पेपर में। सच बता रहा हूं, पेपर में बहुत मिनिमलिस्टिक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के अंदर डेटा के, बहुत मिनिमलिस्टिक। मेन टॉपिक ये है, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन आज भी हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। आज भी अच्छी एजुकेशन अचीव करना हमारे देश में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका रीजन क्या है आप बोलोगे, सबसे पहला देयर आर लार्ज नंबर ऑफ illiterates in our country. Approximately 36 crore people are still illiterate in our country. दूसरा प्रॉब्लम है, there is a problem of inadequate vocationalization in education. सर वोकेशनल एजुकेशन होती है स्किल बेस्ड एजुकेशन। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन है वो डिग्री बेस्ड है रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। आप बोलोगे वोकेशनलाइजेशन मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक वर्क ओवर थ्योरिटिकल नॉलेज। तीसरी प्रॉब्लम है जेंडर बायस। एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज फीमेल को नहीं मिलती है। देयर इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट जेंडर बायस इन आवर कंट्री। फीमेल एनरोलमेंट रेशो इज लो, मतलब कम लड़कियां स्कूल जाती हैं, एंड देयर इज अ हाई ड्रॉप आउट रेशो। कम लड़कियां स्कूल जाती हैं और जो जाती भी हैं वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं, मतलब थोड़े टाइम पढ़ा और छोड़ दिया। एक है लो एक्सेस टू एजुकेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में आज भी उतने अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज नहीं है। एक प्रॉब्लम है एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जिससे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज बिकम वेरी हाई। और लास्ट, आज भी गवर्नमेंट को जितना एजुकेशन पे खर्च करना है उतना गवर्नमेंट नहीं कर रही है। लो एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आज एजुकेशन कमेटी ने क्या बोला था कि हमें जीडीपी का कितना % एजुकेशन पे खर्च करना है, 6%।
जबकि हम रियलिटी में सिर्फ कितना स्पेंड कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 4%। अब सोचो ये डेटा यहां काम आ जाते हैं, इसलिए ये लर्न करना जरूरी। क्लियर है? ये आपका समरी नोट्स भी रेडी, समरी रिवीजन भी खत्म ऑफ चैप्टर नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ गए? मैंने बहुत जल्दी भी नहीं पढ़ाया और बहुत धीरे भी नहीं पढ़ाया। समझ में आ रही है बात? डन। अगर आपने एक बार ये चैप्टर पहले पढ़ा है तो आप आराम से समरी नोट से इस चैप्टर को करके जा सकते हो। डन है? बहुत बढ़िया।